जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनन का टॉपिक, दैट इज़ पैलिएशन। सो जनरली पैलिएशन और सप्रेशन जो होता है, इन दोनों पे कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, और नहीं तो वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पैलिएशन, सप्रेशन। तो ये आपको पता होने चाहिए और ये क्वेश्चन आता भी है। सो इस वीडियो में हम पैलिएशन डिस्कस करेंगे। Palliation can be defined as a temporary relief of symptom without doing anything for the cure. In palliation, the most annoying symptoms are relief. The disease persists in its own place. इसमें क्या होता है, पैलिएशन मतलब कि आपने सिम्टम्स को टेम्परेरी तौर पे देखिए उन्हें एक बार किया जाए। तो पैलिएशन इज बेसिकली जब आप फॉर एग्जांपल वही हम एक्ने का एग्जांपल लेते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आपके पास आपके एक्ने हो रखे थे, उसने मेडिसिन दी, 2 महीने दवाई ली और आपके फिर एक्ने चले गए। तो आपने कहा कि भाई डॉक्टर बस, और वो डॉक्टर ने भी कहा कि चलो ठीक है आपका क्लीन हो गया है फेस, तो आपको अब दवाई की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो जनरली क्या देखा जाता है कि जब एक्ने प्रॉब्लम होती है वो वापस आती है। मतलब जो जिनके भी एक्ने रहता है ना, एक ट्रीटमेंट से सही नहीं होता। मॉडर्न मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट होता है उससे वो कभी क्योर नहीं होता। उसके कुछ महीने के लिए दवाई ले ली, फेस क्लीन हो गया, कुछ मंथ्स के लिए पेशेंट सही रहेगा एकदम, लेकिन कुछ महीने बाद वापस से वो कंडीशन आएगी, उसको वापस दवाई लेने जाना पड़ेगा। और ऐसा एक नहीं, ये तो ये एग्जांपल है, न जाने कितनी ऐसी बीमारियां होती है जो कि मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन का जो वे है काम करने का वो पैलिएशन पे है। वो क्या करते हैं कि जो ऊपर के जो सिम्टम दिख रहे हैं, जो ऐसे डैमेज वाली चीज़ है, उसी को बीमारी मानेंगे और उसी को वो जो मेन सिम्टम्स है उन्हें हटाकर कह देंगे कि भाई आपकी बीमारी ठीक होगी। जबकि असली क्योर ऐसे नहीं होता। असली क्योर इज जब तक कि उसका वाइटल फोर्स वापस नॉर्मल हार्मनी में नहीं आ जाता, तब तक उसको क्योर नहीं मानेंगे, ठीक है। सो पैलिएशन इज जो मोस्ट अनोइंग सिम्टम्स थे उनको आपने रिमूव कर दिया, वो भी टेम्परेरी तौर पे वो दोबारा लौट कर आते हैं, तो उस चीज़ को पैलिएशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको रट लो कि भाई पैलिएशन कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ सिम्टम विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर क्योर। बिना क्योर के टेम्परेरी रिलीफ ऑफ सिम्टम जो होता है, बिना क्योर के टेम्परेरी रिलीफ ऑफ सिम्टम को पैलिएशन कहते हैं। अब सिम्टम कौन से होंगे, वो भी मोस्ट अनोइंग, सारे सिम्टम नहीं जाते इसमें। अब जब भी आपको एग्ज़ाम में पैलिएशन पूछते हैं तो उसमें आपको पैलिएशन का लॉ लिखना पड़ता है। जो आपका लॉ ऑफ सिमिलिया है वही इसमें लॉ ऑफ पैलिएशन के तौर पे लिखना पड़ता है। लॉ ऑफ होम्योपैथिक पैलिएशन लिखना पड़ता है, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा। अदरवाइज इसका ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो पैलिएशन इन होम्योपैथी, होम्योपैथी में हम कब पैलिएशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी इज अ क्यूरेटिव मेडिसिन इन द क्यूरेबल नेचुरल मियास्मेटिक डिजीज कंडीशन। Cure is possible only if the vital force is in a condition to react to the similar and stronger medicine administered. यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ कह रहे हैं कि क्योर तभी हो पाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से जब वाइटल फोर्स एबल है रिएक्ट करने के। मतलब जैसे आप आगे पढ़ोगे लॉ ऑफ सिमिलिया, तो लॉ ऑफ सिमिलिया कुछ वाइटल फोर्स के साथ इंटरेक्शन के थ्रू काम करता है कि उसमें हम मेडिसिन देते हैं, और अगर वाइटल फोर्स के हम सिमिलर और स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दें उसकी जो डिजीज़ है उसके, तो वाइटल फोर्स जो है पहले उससे फाइट करती है और फिर वो उसको ओवरकम कर लेती है और फिर वो क्योर इस्टेब्लिश हो जाता है। सो इस तरीके से क्योर होता है। अगर वाइटल फोर्स रिस्पांस दे रही है तभी वो क्योर हो पाएगा। अगर वाइटल फोर्स ऐसी कंडीशन में है कि वो रिस्पांस ही नहीं दे रही है, मतलब इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है वाइटल फोर्स कि अब वो खुद से रिस्पांस भी नहीं दे रही हमारी मेडिसिन को, तब हमें क्योर इस्टेब्लिश हम नहीं कर सकते, तब हमें पैलिएशन करना पड़ता है। क्या केसेस होते हैं वो भी पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। With the help of the similimum medicine, vital force tries to bring back the healthy functioning of the diseased organ, thus restoring health. तो vital force में जब हम वो नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो वो पूरा इंटरेक्शन होता है और उसके बाद में vital force जो है वो उस डिजीज़ को ओवरकम कर लेती है एंड हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। But there are certain conditions where the cure may not be possible as the organ affected are damaged or congenitally missing. In such conditions like, अब क्या है, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ऐसे नॉर्मली क्योर तो ऐसे होता है, आपको बताया जैसे मैंने,
लेकिन कई बार क्या होता है कि ये क्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वाइटल फोर्स क्योंकि बहुत वीक हो चुकी है इसलिए नहीं हो सकता, या फिर क्या हो सकता है कि जिस ऑर्गन पे वाइटल फोर्स को काम करना है वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, या फिर बाय बर्थ वो ऑर्गन थी ही नहीं। अब वो ऑर्गन ही नहीं है तो वाइटल फोर्स किस पे एक्ट करेगी, कहाँ से रिस्टोर करेगी हेल्थ? तो इसलिए वो कंडीशंस जो होती है वहाँ पर हमें होम्योपैथी से हम उसको क्योर नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑर्गन ही नहीं है तो वाइटल फोर्स एक्ट किस पे करेगी, तो वहाँ पैलिएशन करना पड़ता है। Number 1 is incurable cases with gross tissue damage, where deep-acting constitutional remedies cannot be used and where permanent cure is not possible. Only palliative homeopathic remedies are recommended. तो पहला केस जहाँ पे होम्योपैथी में पैलिएशन का यूज़ किया जाता है वो है इनक्योरेबल केसेस में। कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो टिश्यू डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्रॉस टिश्यू डैमेज, लाइक जैसे किडनी फेलियर हो जाना। अब किडनी फेल ही हो गई, पूरा ही ख़राब होगी, तो उसके अंदर अब वाइटल फोर्स कैसे सही करेगी? तो वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं काम करती, तो हम उसे मतलब क्योर इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, हम पैलिएट ज़रूर करती है, तो वहाँ पैलिएशन किया जाता है। ऐसे केसेस को इनक्योरेबल केस कहा जाएगा, ठीक है। सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया है, जहाँ पे डीप एक्टिंग जो रेमेडीज़ है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, परमानेंट क्योर इस्टेब्लिश या नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में जो इनक्योरेबल केसेस है, ग्रॉस टिश्यू डैमेज के केसेस है, वहाँ क्योर नहीं हो सकता, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन को एज अ पैलिएटिव मीन्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। एच रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? इन इनक्योरेबल कंडीशंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिमिलर रेमेडी ऑलमोस्ट ऑलवेज एमलियोरेट्स द सिचुएशन at least for 3 to 4 days and usually for a longer period. Then we may have a return of symptoms when the indicated medicine will be called into use again. H. Roberts confidently summarizes. अच्छा, यहाँ H. Roberts क्या कहते हैं कि जब पैलिएशन करते हैं ना हम इनक्योरेबल केस में, कि बीमारी इनक्योरेबल है, टिश्यू डैमेज है, वहाँ मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती, पैलिएशन के तौर पे दे रहे हैं, तो पैलिएशन जो है वो 2 से 3 दिन के लिए काम करती है। वो लिमिटेशन नहीं लगा सकते कि भाई क्योर होगा ही नहीं, हम अपनी तरफ से उम्मीद रखते हैं और हम पैलिएटिव मेजर्स जो देंगे वो पूरी अच्छी स्टडी करके देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा सिमिलिमम मेडिसिन होएगी उसे ही एज अ पैलिएटिव मेजर मेडिसिन देंगे ताकि कुछ हद तक क्योर हो। In cases where the most vital part of the body are lacking or are damaged, like congenital atrophy of kidney, some cases after the surgical removal of the organs, palliation is the only possible method. तो कई बार क्या है वो ऑर्गन ही एब्सेंट होती है। ऑर्गन कैसे एब्सेंट है? या तो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं थी, या बाय बर्थ वो छोटे साइज़ की थी, या फिर आफ्टर बर्थ कोई ऐसी उसने मान लो मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीटमेंट लिया और वो ऑर्गन रिमूव करनी पड़ी, तो वो ऑर्गन ही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे हम वाइटल फोर्स को मेडिसिन दे के कुछ स्टिमुलेट नहीं करवा सकते, कुछ क्योर इस्टेब्लिश नहीं करवा सकते। ऐसे केसेस में होम्योपैथिक पैलिएशन ही यूज़ किया जाता है। Example, in cases where the thyroid gland is removed either partially or in total because of any malignant condition, cure cannot be achieved as the patient is lacking the organs to be stimulated. The patient has to depend on the palliative or supplementary medication throughout his life. जैसे अगर thyroid gland है उसका मान लो partially या completely removal हो चुका है, तो उसके अंदर हम कोई malignancy थी तो उसको remove करना पड़ा, तो उसके अंदर हम मेडिसिन देके क्योर नहीं कर सकते वाइटल फोर्स को, क्योंकि ऑर्गन ही नहीं मिलेगा स्टिमुलेट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ हम पैलिएशन ही करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो ये 2 केसेस है जहाँ पे होम्योपैथिक पैलिएशन यूज़ किया जाता है, या तो इनक्योरेबल केस है, बहुत ग्रॉस टिश्यू डैमेज है, या फिर वो ऑर्गन एब्सेंट है। इन केस वेयर द पैलिएटिव रेमेडी इज रेकमेंडेड, पैलिएटिव होम्योपैथिक रेमेडी मस्ट ऑल्सो बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द सिम्टम सिमिलैरिटी ओनली बिकॉज एक्सपीरियंसेस ऑफ द पायनियर शो द बेस्ट पैलिएटिव इन द इनक्योरेबल कंडीशन इज द सिमिलिमम रेमेडी। अब जो आप पैलिएटिव रेमेडी दोगे वो भी आप वैसे ही सिलेक्ट करोगे जैसे आप एक रेमेडी क्योर करने के लिए सिलेक्ट करते हो, लाइक पूरा केस टेकिंग लेंगे, टोटलिटी लेंगे, टोटलिटी से सबसे ज़्यादा सिमिलर जो मेडिसिन आएगी उसे सिमिलिमम कहेंगे, मोस्ट सिमिलर मेडिसिन, उस सिमिलिमम को उस पेशेंट को देंगे एज अ पैलिएटिव मेडिसिन, तभी सबसे ज़्यादा अच्छा होम्योपैथिक पैलिएशन हो पाएगा। डॉक्टर जेटी केंट क्या कहते हैं? देखो ये लाइंस रटने के लिए नहीं होती जो इटैलिक्स में, ये बस इंफॉर्मेशन है, अलग अलग ऑथर्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं। सो द फिजिशियन who applies the single medicine remedy in a potentized form under the law of cure for any length of the time will easily be convinced that there is no other way of palliation that holds a permanent hope for the patient.
सो उसके बाद एच रॉबर्ट्स भी कहते हैं द बेसिस ऑफ क्योर इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ सिमिलिया, द लॉ ऑफ सिमिलिया इज द फंडामेंटल लॉ आल्सो इन द पैलिएशन ऑफ इनक्योरेबल स्टेट्स। तो ये दोनों यही कह रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग ही हमें मेडिसिन सिलेक्ट करनी है, यानी कि जो सिम्टम सिमिलैरिटी टोटलिटी देख के मिनिमम सिलेक्ट करते हैं नॉर्मली मेडिसिन देने के लिए, क्योर के लिए, वही पैलिएशन की जो मेडिसिन होगी वो भी वैसे ही सिलेक्ट करनी है। अब रिकमेंडेशन ऑफ एमियोपैथी में हम कब यूज़ करेंगे, भाई ऐसा क्या कंडीशंस होंगी कि जब हम होम्योपैथ्स को एंटीपैथिक मेडिसिन को लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द फुटनोट टू एफोरिज्म नंबर 67, हनीमैन अलाउज द एप्लीकेशन ऑफ एंटीपैथिक मेजर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। देखो जब हनीमैन सर ने ये लिखी ऑर्गेनन वगैरह तब एलोपैथी नहीं थी, तब मतलब इतना नहीं था, उसे मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। हनीमैन स्पेसिफिकली एंटीपैथी के को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो एंटीपैथिक यहाँ वर्ड ज़्यादा यूज में आएगा। एंड the antipathic palliative measures like the gentle electrical shock, strong coffee and application of the heat can be given to stimulate the irritability and sensitivity of the vital force। कहते हैं कि कई जो एंटीपैथिक पैलिएटिव मेजर्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या कॉफ़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या फिर कोई हीट एप्लीकेशन, वो सब हम किसी हद तक होम्योपैथी में यूज़ कर सकते हैं इरिटेबिलिटी, सेंसिटिविटी, वाइटल फोर्स की बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर देयर इज डेंजर टू लाइफ, नो टाइम फॉर द होम्योपैथिक रेमेडी टू एक्ट। कई ऐसे कंडीशंस होती हैं जब क्या है पेशेंट की लाइफ डेंजर में है, तो उस केसेस में हम एंटीपैथिक मेथड्स जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उस पे जाएंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए एक्ट करने के लिए अगर टाइम नहीं है तो हमें ऑब्वियसली एंटीपैथिक मेजर्स को ही लेना चाहिए। सडन एक्सीडेंटल केसेस रिजल्टिंग इनटू द लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट ऑफ द पेशेंट, एग्जांपल एस्फिक्सिया, सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटनिंग, सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पेशेंट की कोई एक्सीडेंटल लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, वही अर्जेंट केसेस जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग है, एस्फिक्सिया वाले हैं या सफोकेशन के केसेस है, वहाँ पे हमें जहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्ट करने का टाइम नहीं है वहाँ हमें एंटीपैथिक मेजर्स को यूज़ करना अलाउड है। एक्यूट पॉइजनिंग के केसेस में भी अलाउड है, ठीक है। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ पैलिएशन एंड डीमेरिट्स ऑफ पैलिएशन। उससे पहले देखो एक चार्ट दे रखा है, कंडीशन वेयर पैलिएशन इज रेकमेंडेड। होम्योपैथिक मीन्स जहाँ पे दो कंडीशन पड़ी, ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंज लाइक इनक्योरेबल कंडीशन या कॉन्जेनिटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ऑर्गन। एंटीपैथिक मीन्स जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग है, अर्जेंट है, डेंजर टू लाइफ है या फिर पॉइजनिंग का केस है। मेरिट्स क्या होते हैं पैलिएशन में, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में उससे कुछ रिलीफ मिल जाता है, इसलिए पैलिएशन अच्छा है कि कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में थोड़ा रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। डीमेरिट्स क्या होते हैं कि पैलिएशन इज नॉट अ क्यूरेटिव प्रोसेस, इट इज़ एक्सट्रीमली फॉल्टी मेथड। आफ्टर इनिशियल रिलीफ द डिजीज रिअकर्स अगेन आइदर इन द सेम इंटेंसिटी और इन द इंक्रीज इंटेंसिटी। तो पैलिएशन अच्छा मेथड तो नहीं है क्योंकि इससे क्योर नहीं हो रहा तो क्या है कि इनिशियली पेशेंट को रिलीफ आएगा, बाद में वो जो केस है, जो सिम्टम या डिजीज़ है वो वापस लौट कर आती है, या तो उसी इंटेंसिटी से आती है या फिर उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से सिम्टम्स आते हैं। तो क्या होगा कि अगर पेशेंट है उसको हमने इनिशियली तो पैलिएशन करके रिलीफ कर दिया, अब बाद में जब उसके सिम्टम आए वो ज़्यादा इंटेंसिटी से आए तो आपको जो अब मेडिसिन देनी पड़ेगी वो और ज़्यादा डोज की देनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, रिपीटेड यूज़ ऑफ पैलिएटिव रेमेडीज इन प्रोग्रेसिव डोजेस माइट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ड्रग और आइट्रोजेनिक डिजीज। ज़्यादा मेडिसिन अगर आप पेशेंट को देते हो, ज़्यादा अमाउंट में खाने को देते हो, तो क्या होता है बॉडी में आर्टिफिशियल डिजीज़ बन जाती है जिसे आइट्रोजेनिक डिजीज़ कहते हैं, जो कि मेडिसिन ज़्यादा लेने की वजह से होती हैं, ठीक है। तो पैलिएशन इज वन साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ओनली फ्यू ट्रबलिंग सिम्टम आर कवर्ड टू रिलीव द पेशेंट, रिमूवल ऑफ द सिम्टम इन टोटल इज ओनली क्योर, हेंस पैलिएशन इज एक्सट्रीमली अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, कुछ मेन जो ट्रबलिंग सिम्टम होते हैं उनको टेम्परेली रिमूव कर दिया जाता है, मोस्ट अनोइंग सिम्टम को, दैट इज पैलिएशन, और ज़्यादा डोज की देनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, रिपीटेड यूज ऑफ पैलिएटिव रेमेडीज इन प्रोग्रेसिव डोजेस माइट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ड्रग और आइट्रोजेनिक डिजीज। ज़्यादा मेडिसिन अगर आप पेशेंट को देते हो, ज़्यादा अमाउंट में खाने को देते हो, तो क्या होता है बॉडी में आर्टिफिशियल डिजीज़ बन जाती है जिसे आइट्रोजेनिक डिजीज़ कहते हैं, जो कि मेडिसिन ज़्यादा लेने की वजह से होती हैं, ठीक है। तो पैलिएशन इज वन साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ओनली फ्यू ट्रबलिंग सिम्टम आर कवर्ड टू रिलीव द पेशेंट, रिमूवल ऑफ द सिम्टम इन टोटल इज ओनली क्योर, हेंस पैलिएशन इज एक्सट्रीमली अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, कुछ मेन जो ट्रबलिंग सिम्टम होते हैं उनको टेम्परेली रिमूव कर दिया जाता है, मोस्ट अनोइंग सिम्टम को, दैट इज पैलिएशन। एंड क्योर तो इससे नहीं हो रहा, तो हम इसको
गलत मानते हैं, क्योंकि इससे वही कंडीशंस और वर्स ही होंगी, आप डैमेज ही कर रहे हो। क्योंकि एक बार तो रिलीफ आ जाएगा टेम्प्रेरी तौर पे, लेकिन बाद में वो सिम्टम और तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ेंगे और उसको हेल्थ ख़राब होएगी। प्रोलॉन्ग पैलिएटिव ट्रीटमेंट विल एग्रावेट द सिम्टम एट एवरी स्टेप ऑफ रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी। तो कंडीशन वर्स होती जाएगी, वही इसके डीमेरिट्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।